अरवा ने एक गहरा सांस लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई और पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो हाई हील्स से टिक टिक करती शहरिया के कमरे की तरफ बढ़ी थी कि सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग खातून बाहर निकली। वो इन्हें देखकर ठटक कर रुक गई। ये लड़की कौन हो तुम और ऐसे घर में कैसी घुसी चली आ रही हो? उन्होंने कड़ी निगाहों से इसका जायजा लिया। देखने में तो देसी मुर्गी लग रही है। चलो शुरू हो जाओ, कौन हो तुम? वह रोब अंदाज में बोली। देसी मुर्गी रुवा को फंदा सा लग गया। मैं उर्वा हूँ। इसने अपना तारुफ करवाना चाहा। अरे उर्वा गुरबा होगी तुम अपने घर की, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर कैसे घुसी? उन्होंने इसकी बात काट कर इसे लधाड़ा। मेरे पास चाबी है। उर्वा ने चाबी दिखाई। फरजाना ने चील की तरह झपट कर चाबी इसके हाथ से ले ली। कहाँ से मिली तुझे हमारे घर की चाबी? फरजाना ने भौएं उचकाईं। ये चाबी मुझे शेरी ने दी थी। यू नो शेरी इस घर का मालिक, उर्वा ने जवाब दिया। शेरी ओ तो शेरू की बात कर रही हो? अरे वो तो बच्चा है और तू तू तो पक्की समझदार औरत है। बच्चे ने चाबी दी और तूने ले ली? तेरी इतनी हिम्मत? वो इसे सर से लेकर पैर तक घूरते हुए बोली। वो ओल्ड वुमैन, तुम बदतमीज से बात करो। और वो शेरी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। उर्वा की सबर का पैमाना लबरेज हो गया। ओल्ड वुमैन होगी तू, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान, जिसे तुझे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं नसीब हुए। न फरजाना ने इसे कोसा। क्या हो रहा है यहाँ पर? सलीम साहब आवाज़ें सुनकर गेस्ट रूम से बाहर निकल आए। सलीम मियाँ ज़रा देखो तो हमारे घर में फकीरनी घुस आई है। बेचारी के पास कपड़ा लथड़ा तक कोई नहीं है खुद को ढाँप सके। मियाँ ज़रा अपना बटवा तो लाओ, इसे कुछ दे दिलाकर फारिग करो। उर्वा को घूरते हुए बोली। सलीम साहब आगे हुए। बेटी आप कौन हैं और इधर कैसे आना हुआ? उन्होंने शास्त्री से पूछा। अंकल आप कौन? उर्वा ने उल्टा सवाल किया। मैं इस घर के मालिक शहरयार का बाप हूँ, नरमी से बोले। आप शहरयार के फादर हैं? ओह माय गॉड, इसने मुझे बताया नहीं। इसकी फैमिली आ रही है पाकिस्तान से। वो हैरान रह गई। चले बेटा आप अंदर चलकर बैठे और आप दरवाज़ा खोलें। लगता है शहरयार के भिजवाए नौकर आ गए हैं। वो घंटी की आवाज़ सुनते हुए गोया हुए। सुजन्ना आकर किचन में संभाल चुकी थी। सलीम साहब उर्वा को लेकर लिविंग रूम में बैठे थे। फरजाना भी ज़ाहिदा बेगम को लेकर अंदर ही जा रही थी जब सुजन सामने और टूटी फूटी उर्दू में चाय का पूछा। मैडम आप लोग चाय पियोगे या कॉफ़ी? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो। फरजाना सुजन की मदाखलत पर तलमिला कर बोली। सुजन ने इनका रवैया देखते हुए खामोशी से किचन में जाना मुनासिब समझा। ये विलायती लड़कियां तो होती तेज तर्रार है। जरा इनसे बेढंगी को तो देखो, कैसे बिना लिबास बेबाकी से सलीम के सामने बैठी है। फरजाना ने लिविंग रूम में बैठी उर्वा को देखते हुए जहर उगला। फरजाना आप बस ऐसा भी मत कहिए, इसने लिबास पहना हुआ है, इधर का पहनावा ही ऐसा है। ज़ाहिदा बेगम ने उर्वा की तरफदारी की, जिससे फरजाना भड़क उठी। तुम्हें इस फैशन की पोट नंगी टांगों वाली बकरी में ऐसा क्या नज़र आ गया जो इसकी हिमायत कर रही हो? बेहतर है तुम सलीम को लेकर अंदर जाओ, मैं खुद इससे निपट लूँगी। उन्होंने ज़ाहिदा बेगम को लजाड़ा। वो दोनों अंदर आकर सोफे पे बैठ गईं। कमरे का माहौल खासा संजीदा था। सलीम साहब के चेहरे पे भला की संजीदगी तारी थी और वह अपने आंसू पोंछ रही थी। तो अब आप क्या चाहती हैं बेटा जी? चंद लम्हों की खामोशी को सलीम साहब की गंभीर आवाज़ से तोड़ा। अंकल मुझे शायरी से शादी करनी है। इसने 100 लोगों के बीच में मुझसे मंगनी की थी और अपना मतलब निकाल कर शादी से मुकर गया है। उर्वा की बात ने ज़ाहिदा बेगम और फरजाना की सिम पर बम सा फोड़ दिया। क्या बकवास है? और लड़की तुझे हया ना आई इतना गंदा झूठा इल्ज़ाम मेरे शेरू पर लगाते हुए? फरजाना ने नफ़रत गलती निगाहों से ज़ुबा को देखा। आप प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ। सलीम सामने ने टोका। अरे जिनके दिल से आओ और वो ऐसे ही दूसरे पे तोहमत लगाते हैं। सलीम मियाँ इस हराफा को कुछ दिला कर फारिग करो। ये मंगती है, लिख लो दौलत की हवस में शेरू के पीछे पड़ी होगी। और वह फरजाना पप्पो की बात सुनकर तड़प कर खड़ी हो गई। एक बुड्ढी औरत ज़्यादा ज़बान संभाल कर, मुझे नहीं पता था शेरी का खानदान इतना बैकवर्ड है और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। बुलाओ उसे, पूछो इससे कि मुझसे मंगनी की थी कि नहीं, शादी के सपने दिखाए थे कि नहीं। और वह चिल्लाई। ओह आवाज़ नीची कर बेशरम फरजाना ने इसे ठोका। बेटा आप अभी अपने घर जाओ, आपकी बात मैंने सुन लिया। मुझे शरियार की साइड की स्टोरी भी जाननी है, फिर मैं आपसे खुद रब्ता करूँगा। सलीम साहब ने बात ख़त्म की। सर आप मेरे रास्ते से हट जाएँ वरना, सवेरे ने गुस्से से कहा। वरना क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? बोलो। वो इसके नज़दीक आकर इसके चेहरे पे फूंक मारता हुआ बोला। ये सुनसान जगह है डार्लिंग और इस वक्त वैसे भी सब स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में है। अब अगर मैं तुम्हें इधर से घसीटता हुआ भी ले जाए तो कोई नहीं बचा सकता। वो इसे हंसकर इसके चेहरे को छूता हुआ बोला। चटाक सवेरा ने बिना सोचे समझे इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। डॉक्टर एंथ्रो ने सुर्ख निगाहों से सवेरा को घूरा, उसका हाथ बेदर्दी से पकड़ा। हेलो ऐना बीबी, ब्रेटलिन यूनिवर्सिटी पहुंचती ऐना को फ़ोन मिलाया। हेलो ब्रेटी, इतनी सुबह कॉल की? खैरियत? ऐना जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी फ़ोन उठाकर बाहर निकलते हुए बोली। बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो बड़े मज़े से बोला।
कभी पढ़ भी लिया करो रोमियो की औलाद। ऐना ने लताड़ा, तुम मौका दोगी तो पढ़ूंगा ना। इसे शरारत से इसे छिड़ा, मैंने कब रोका है तुम्हें? बोल जी, पास आओगी तो तुम्हारी हार्ट रीडिंग करूंगा। वो आंख मारते हुए बोला। ब्रेडली क्या बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? वो तब गई। अच्छा लीव द रोमांस, ये बताओ सवेरा आज यूनिवर्सिटी आ रही है? इसने सवाल किया। हाँ, मैंने कल बॉस को कॉल किया था, वो खुद इसे ड्रॉप करेंगे। वो इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। ठीक है, मैं बैक साइड पे चेक करता हूँ, वो डिपार्टमेंट का शॉर्टकट है, मैंने ही इसे दिखाया था। अच्छा है, वो इसे वहीं से कैच कर लूँगा। वो तेज़ी से इमारत के पिछली तरफ बढ़ा। ओह माय गॉड! इसके मुँह से सामने का मंज़र देखकर निकला। क्या हुआ? ऐना ने फौरी पूछा। इस खबीस डॉक्टर एंटो ने अभी-अभी सवेरा का रास्ता रोका है, लेकिन इस बार ये कमीना मेरे हाथों बचेगा नहीं। ब्रेटली ने दाँत हचकिचाते हुए कहा। ब्रेटली, तुम फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो। ऐना परेशान हो गई। ऐना डियर, तुम फ़िक्र मत करो, मैं इसकी वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि पक्का सबूत मिल जाए और यूनिवर्सिटी से इसे किक आउट कर दें। स्टूडेंट को हरास करने के केस में। वो इस संजीदगी से बोला। अच्छा आइडिया, लेकिन सुनो, सवेरा का चेहरा नहीं आना चाहिए, वो बदनाम हो सकती है। ऐना जल्दी से बोली। जानता हूँ, डोंट वरी। ब्रेटली ने फ़ोन रखा और खुद दरख्तों की आड़ लेता करीब आ गया, जहाँ से एंड्रो का चेहरा और आवाज़ साफ सुनाई दे रही और दिखाई दे रही थी। एंड्रो की बढ़ती जसारत को देखकर इसने पुलिस कॉल कर दी और अब फ़ोन कैमरा हाथ में लिए इसकी सिम तेज़ी से बढ़ा। वो सवेरा को लैपटॉप लेकर यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल हुआ। सवेरा इसे कहीं भी नज़र न आई। इतनी जल्दी लड़की किधर चली गई? वो बड़बड़ाया। चारों तरफ नज़र घुमाते उसने फ़ोन निकाला और इरादा सवेरा को कॉल करने का था। इसी वक्त एक कोने से इसे तेज़ी से ब्रेडली निकलते हुए दिखाई दिया। ब्रेडली है मैन, इसे आवाज़ लगाई, पर वो फ़ोन कानों से लगा इमारत के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया था। चेरियत भी तेज़ी से इसकी सिम बढ़ा। इसका इरादा ब्रेडली को सवेरा का लैपटॉप देने का था। थोड़ी दूर जाकर इसे ब्रेडली सेल फ़ोन से वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया और सामने का मंज़र देखकर इसकी आँखों में खून नज़र आया। ब्रेडली तेज़ी से सवेरा की समझ बढ़ाता है कि इसके इशारे पे किसी ने हाथ रखा। फ़ौरन पलटा और शेरिया को देखकर हैरान रह गया। इस बास्टर्ड को मैं देखता हूँ, तुम वीडियो बनाते रहो, फ़ौरन यूट्यूब पे अपलोड कर दो, लेकिन सवेरा नज़र नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? ब्रेडली ने इसकी सुर्ख आँखों को देखते बस बाद में सर हिलाया। शेरिया इसे ज़्यादा देखकर आगे बढ़ा। कदमों की आवाज़ सुनकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती सवेरा और एंड्रो दोनों ने चौंक कर इसे देखा। आप आ गए। वो इसकी तरफ बढ़ी थी कि एंड्रो ने इसे अपनी सिम खींचा। ओह! बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भई, अभी तो बस हाथ ही पकड़ता हो हस्बैंड साहब खींचते चले आए। एंड्रो ने इसे देखकर बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शेरियर फँकारते हुए आगे बढ़ा और झटके से सवेरा का हाथ उसके हाथ से छुड़वाकर एक ज़ोरदार घूंसा इसके मुँह पर मारा। मिस्टर शेरियर, कभी अपनी वाइफ़ से भी पूछो कि इसने क्यों मुझे दीवाना बनाया, क्यों मेरे दिल से खेला, और अब जब वो मुझ पर इसके हुस्न का जादू चढ़ चुका है तो ये बकवास बंद करो। शेरियर ने एक ज़ोरदार पंच इसके मुँह पर मारा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ। तुम जैसे उस्ताद माशरे का नासूर हैं जो अपनी ही स्टूडेंट पर बुरी नज़र रखते हैं। शेरियार बनकारा। वो दोनों कदम कुत्ता हो चुके थे। सवेरा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो सांस रोके शेरियार के चेहरे पर छाई चट्टानों से सख्ती को देखते हुए नजर आ रही थी। जब दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, सामने पुलिस के साथ साथ स्टूडेंट टीचर का रेला दौड़ता हुआ चला आ रहा था, जो यकीनन ब्रैडली के वीडियो अपलोड करने की वजह से इस मामले से आगाह हुआ था। पुलिस ने डॉक्टर एंथ्रो को गिरफ्तार कर लिया। अब ज़ब्ती की कार्रवाई पूरी करके इसे इंस्पेक्टर ने थाने भिजवा दिया था। मिस्टर शेरिया, आया आप डीन ऑफिस आएँ, आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर शीन इसके पास आकर बोला। श्योर, आप चलें, मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर तक आता हूँ। शेरिया संजीदगी से बोला। ब्रेडली ने सब स्टूडेंट को वहाँ से हटा दिया और खुद भी शेरियार को गुड लक का इशारा करते हुए डीन ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। शेरिया सबके जाने के बाद सामने खड़ी सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था, जो अभी भी हल्की-हल्की नज़र आ रही थी। वो काफ़ी हरास और परेशान थी। तुम इतनी खौफज़दा क्यों हो? शेरियार ने इसके ठंडे हाथ थामे और वो सवेरा से बोला नहीं जा रहा था। वो गिरफ्तार किया जा चुका है और कभी भी तुम्हारे सामने में नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, वो नरमी से बोला। सवेरा ने भीगी पलकें उठाकर अपने हमसफ़र की तरफ देखा, जो इसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। एक वक़्त तक इसे मामूली सी अहमियत देने को तैयार नहीं था, और आज इसकी परछाई बिना इसका मुहाफ़िज़ बना सामने खड़ा था। उसकी चाहत में गिरफ्तार हुआ था तो सवेरा भी इसकी इश्क में डूब चुकी थी। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का बीज दिल के सरजमीन पर मजबूती से नशनुमा पा चुका था। मोहब्बत का लाफानी जज्बा इन दोनों को असीर कर चुका था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उसकी निगाहों की तपिश से घबरा उठी। चलो तुम्हारे डीन ऑफिस चलें, वो उसका हाथ थामते हुए बोला। डीन के ऑफिस में खासा रश लगा हुआ था। टीचर और स्टूडेंट के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर और बिजली भी इधर ही थे। सवेरा का हाथ मजबूती से थामे बड़े मकरूब अंदाज से चलता हुआ डीन के मेज़ के सामने पहुँचा।
डी ने बड़े एहतराम से इसे बैठने का इशारा किया। शहरयार ने कुर्सी घसीट कर सवेरा को बिठाया और खुद खड़ा रहा। मिस्टर शहरयार, वी आर वेरी सॉरी, जो भी हुआ, मगर यकीन करें आइंदा ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर एंथोनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। डी ने बात शुरू की। यूनिवर्सिटी एक्शन ले या न ले, मैं इस मास्टर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, इस बात को मैं पूरी यकीन बनाऊंगा। वो दो टोक लहजे में बोला। मिस्टर शहरयार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूट्यूब से वीडियो हटा दें, यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। बाकी हम पे यकीन रखें, हम इस मामले पर डॉक्टर एंथो को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। डी ने फैकल्टी से गुजारिश की। वेल, मैं इस पर सोचूंगा। वो बोलते बोलते रुका। मिस्टर शेरियार, काइंडली वीडियो डिलीट करवाएं, हम इस वीडियो को अदालत में इस्तेमाल करेंगे। अब के इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। ओके। शेरियार ने सर हिलाते बिल्ली को इशारा किया। खुद अलवादी कलमात अदा करते हुए सवेरा को लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। तुमने देखा आज इस डॉक्टर की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई, तला और तमाशा अलग बना। वो सुनसान रात्रि में रुकते हुए संजीदगी से बोला, काश तुमने मुझसे कुछ ना छिपाया तो आज ये नौबत ना आती। वो भला की हद तक संजीदा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर इस तरह से इतनी बदतमीजी करेंगे। वो रोते हुए बोली, जी मिसेस शेरियार, बिल्कुल आपने तो कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट आप तो सोचने समझने की सलाहियत से ही आ रही है। और मैं तो जैसे मुकम्मल प्लानिंग करके आया था ना कि वो जलील इंसान तुमसे बदतमीजी करे और मैं इसकी ठुकाई लगाऊं। सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा मुझे, वरना इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मॉर्निंग कॉफ़ी इंजॉय कर रहा होता। वो तंजिया लहजे में बोला। सवेरा इसका तंजिया लहजा सुनकर सिसक उठी। हद होती है हम कानापन की और बेएतमादी की। शख्स तुम्हें इतने दिनों से डरा धमका रहा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। कल आपको बताया तो था। वो आंसू पीते हुए बोली, मोहतरमा, कल आपने सिर्फ इतना कहा कि आपको तंग करने और हरास करने में वाज़ेह फ़र्क होता है। वो तो शुक्र है मैं आ गया, वरना आपने तो इसके हाथों अगवा होने की ठान ली थी। वो शायद गुस्से में भिरा हुआ था। सवेरा दांतों से होंठ काटते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ अभी रोना शुरू मत करना, वरना यही किसी दरख्त से उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। वो बनाया। प्लीज़ मैं सॉरी कर रही हूँ ना। वो बेख्तियार होकर आगे बढ़ी। उसके कंधे से सर टकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक तो बंदा शादी के बाद गुस्सा भी ढंग से नहीं कर सकता। इसने बड़बड़ाते सवेरा को खुद से अलग किया। अच्छा, अभी रोना धोना बंद करो, आराम से अपनी बकाया क्लासेस अटेंड करो। फारिक को कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। वो नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए बोला। सवेरा इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई जहाँ ब्रेटली इसका इंतजार कर रहा था। सुबह 7 बजे वो घर से निकला था सवेरा को छोड़ने। इसके बाद यूनिवर्सिटी के हंगामे ने इसे बहुत देर करवा दी थी। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। वो ऑफिस की पार्किंग में अपनी मखसूस जगह पे गाड़ी पार्क करके सबके सलाम का सर हिलाते हुए संजीदगी से अपने रूम की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचते ही इंटरकॉम उठाकर ऐना को अंदर आने का हुक्म दिया। यस सर। ऐना हाथ में कॉपी पेन लिए अंदर दाखिल हुई। मिस ऐना, जी सर। वो अटेंशन हुई। मैंने आपको पहले ही दिन से सवेरा की देखभाल की और सारी रिपोर्टिंग देने की जिम्मेदारी दी थी कि नहीं? यस सर, दी थी और मैंने आपको उनकी सारी रिपोर्ट दी थी। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में इनका रूम नंबर तक बता दिया था। ऐना फर बोली। तो फिर मुझे इस डॉक्टर एंड्रू के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? वो सर्द लहजे में बोला। सर, डॉक्टर एंड्रू का मुझे भी बहुत देर से पता चला। आप इन दोनों मिसरवा के साथ बजी थे तो मैं और प्रीति इसे देख रहे थे। क्या खाक देखा तुम लोगों ने? मुझे सेंट्रो की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो सवेरा को कैसे जानता था क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा? सब किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करो। उसने हिदायत दी। वेल, सवेरा के मामले में आइंदा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। कंसिडर दिस आवर लास्ट वार्निंग। ओके सर। ऐना ने संजीदगी से सर हिलाया। अब जाओ और शहर के सबसे बेस्ट वकील से मेरी मीटिंग सेट करवा, जो इस एंड्रो को कम से कम 10 साल की सज़ा दिलवाए। शेरियार ने हुक्म दिया। ओके सर। ऐना ताबदारी से सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। वो अपने कामों में मसरूफ़ था। अभी भी एक मीटिंग भुगता कर फ़ारिग हुआ था जब इसका सेल फ़ोन बज उठा। इसने फ़ोन पर नज़र दौड़ाई तो सवेरा की कॉल थी। हेलो। सवेरा की मधुर आवाज़ इसकी समझ से टकराई। आप ठीक हैं? संजीदते हुए पूछा। क्यों क्यों मुझे क्या होना था? वो शहरयार ने उल्टा सवाल किया। वो आप गुस्से में थे तो? मिसेस शहरयार, मेरे गुस्से की अगर आपको फ़िक्र होती तो आप खैर कहिए क्या हुक्म है? कैसे कॉल की? वो टाई की नॉट ढीली करते हुए कुर्सी पर बैठा। वो मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं।
ओके तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। खड़ा होते गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, जी ठीक है, लेकिन अगर आप मसरूफ़ हैं तो ब्रेडली कह रहा है वो ड्रॉप कर देगा। नहीं मैं आ रहा हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। सब ठीक तो है ना? वो परेशान हुई, सब ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। वो ऑफिस से बाहर निकला, लेकिन घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। सवेरा बौखला गई, घर को छोड़ो, अपने घर वालों की फ़िक्र करो, घर वाले की फ़िक्र करो। सुबह से गुस्सा से तप रहो और अब तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरा गुस्सा कम करो। थोड़ा दिल बहलाओ मेरे साथ, अच्छा सा रोमांटिक सा टाइम स्पेंड करो। उसकी झक्की उछलाते हुए बोला। इसने घबराहट में तीसरी बार खुद पर अच्छी तरह से कोट को दुरुस्त किया और चारों तरफ देखने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ होती, सब स्टूडेंट आहिस्ता-आहिस्ता बाहर जा रहे थे। वो ब्रेडली के साथ आई थी, जो इस वक्त एक कोने पर ऐनक से फ़ोन पर बात करने में लगा हुआ था। इसने एक बार फिर पार्किंग में शेरियर की गाड़ी तलाश करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी इसकी नज़र दाएं हाथ पे खड़े घने बरगद के दरख्त के नीचे पड़ी। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ तेजी से नमूदार हुई। शेरिया पार्किंग में पहुंच चुका था। सवेरा के आने से पहले इसकी ज़िंदगी एक मशीन की तरह से चल रही थी। बस बिज़नेस की दुनिया में नाम बनाना, अपना अमन बनाना, ये धुन सवार थी। काम, काम और काम, लेकिन सवेरा की ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली साबती हुई थी और फिर इसे मुस्कुराने लगा था। इस लड़की की छोटी-छोटी हिमाकतें इसे अच्छी लगने लगी थी। इसने गाड़ी रोकर इत्मीनान से पिटाई की, नौटंकी की और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाईं तरफ दरख्त के नीचे सर झुकाकर लड़की इस पर इसे सवेरा का गुमान हुआ। इसने आँखें सिकुड़कर बखौर देखा। वो अभी तक शेरिया का कोट पहनी हुई थी, ढीला-ढाला जो इसके घुटनों से भी नीचे आ रहा था। वो लंबी आस्तीनें ने फ़ोल्ड की हुई थी। इसके सर झुकाकर आँसू साफ़ करने पर इसे अंदाज़ा कि वो रो रही है। वो इख्तियार तेज़ी से इसकी सिमट बढ़ा। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ क्या बात है? आखिर तुम रो क्यों रही हो? माथे पर तशवीश से बल डाले से देखने लगा। आप आ गए? सवेर ने इसकी आवाज़ सुनकर सर उठाया। इसकी आंखें शेरियार को देखकर चमक उठी थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ब्रेडली किधर है? इसकी नज़रों में खुद को देखकर उभरने वाली चमकमाहट नोट करते हुए बोला। वो इधर है, ऐनक से फ़ोन पर बात कर रहा है। इसने कहा था यहीं ठहरो, मैं आता हूँ, लेकिन वो सामने देखे ना, वो मुझे घूर रहा है। मुझे डर लग रहा है। वो सहम सी गई। कौन कौन घूर रहा है मुझे बताओ? अब इसका मुँह तोड़ता। शेरिया ने से अपने सामने तो चारों तरफ तराप देखते हुए बोला। इसके चेहरे पे खरकती सी छा गई थी। वो इधर देखे, दरख्त के नीचे लाल गाड़ी के पास कितना खतरनाक कुत्ता। सवेरा ने कांपते हाथों से एक कुत्ते की तरफ इशारा किया। हद होती है मिसेस, कुत्ते से भी कोई डरता है? 2 मिनट के लिए तो मैं सीरियस हो गया कि तुम्हें घूरने वाले बंदे का कत्ल करने का सोच रहा था, और ये ब्रेडली भी इतने बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदाराना आदमी है। इसे पता भी कि तुम एक नंबर की अकल से पैदा हो, फिर भी तुम अकेला छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए सेल फ़ोन निकालकर ब्रेडली का नंबर मिलाने लगा। कहाँ हो तुम? शेरियार ब्रो, मैंने आपको देख लिया, बस अभी आया। इट्स ओके, मैंने सवेरा को पिक कर लिया, अब वो मेरे साथ है। यू कैरी ऑन। शेरियार ने इसे रोका। ओके ब्रो, ठीक, टेक केयर। वो ब्रेडली ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। चलो। वो फ़ोन बंद करके सवेरा को साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा। अभी वो दोनों चंद कदम ही आगे बढ़ते, कुत्ता तेज़ी से दौड़ता हुआ सवेरा के पैरों के करीब आया। इसके मुँह से फलक-शगाफ चीख निकली। वो बुरी तरह हरासा हो गई थी। सवेरा की चीख सुनकर शेरिया चौंका, तेज़ी से पलटा। सामने सफ़ेद रंग का जर्मन डॉग सवेरा के पैरों के पास खड़ा हुआ था और सवेरा बीबी आँखें सख्ती से नीचे थर-थर काँप रही थी। इसने आगे बढ़कर कुत्ते के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर सवेरा का काँपता हुआ हाथ अपने मज़बूत हाथ में थामकर तेज़ी से आगे गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। सवेरा जिस कुत्ते को अपने इतने नज़दीक देखकर डर गई थी, अपने हाथों पे शेरियार का लम्स महसूस करते पुरसुकून सी हो गई और अपनी तेज़ी से धड़कते हुए दिल को काबू करने लगी। आँखें खोलने की हिम्मत इसमें थी ही नहीं कि क्या पता वो कुत्ता आस-पास ही मौजूद हो। यह सोच के इसका दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। सुनो लड़की, अब तुम आँखें खोल सकते हो। शेरिया ने गाड़ी के पास आकर इसका नाज़ुक हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। कहा, कुत्ता? व्हाट? तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? शेरियार ने उसे घूरा। नहीं, नहीं, सवेरा ने घबराकर झट से अपनी आँखें खोली और खुद गाड़ी के पास कुत्ते से दूर महसूस करके एक पुरसुकून सा साँस लिया। चलो बैठो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर आया। मेरी समझ नहीं आता, तुम जैसी डरपोक लड़की जो इतनी क्यूट से डॉग से डर जाती हो, वो मेडिकल कैसे करेगी? वो गाड़ी सड़क पर निकालते हुए बोला। अब आप इस बदमाश कुत्ते को क्यूट तो मत कहें, देखा नहीं कैसी खतरनाक सुर्ख आँखें थी इसकी। सवेरा ने शिकवा किया। सवेरा डियर, ये पालतू जानवर होते हैं, वेल ट्रेन्ड, इनसे डरना नहीं चाहिए, और ये तो तुम्हें जगह-जगह मिलेंगे जहाँ हर दूसरे आदमी के पास डॉग या कैट होती है। शेरिया ने इसे समझाया। आप डॉग कहने से क्या होता है? कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना, और कुत्तों का क्या भरोसा कब काट ले। सवेरा ने झिरझिरी ली। खैर मैं कुत्तों पर रिसर्च नहीं करने आया था वैसे। वो बोलते-बोलते रुका, सवेरा को देखने लगा जो पूरी तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी। अगर हमारे
तुम्हारे बेटे ने डॉग पालना चाहा तो तुम क्या करोगी? वो शरारत से बोला। शहरयार की बात सुनकर सवेरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शहरयार ने बगौर उसके चेहरे पर बिखरते रंगों को देखा और एक गहरी सांस ली। मिसेस शहरयार, अब तो मुझे बेखुद होने पर मजबूर कर रही हो, गंभीर लहजे में बोला। आप भी बस। वो सब टहा कर तेजी से चेहरा झुकाते हुए पीछे हुई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वो शहर से अभी अभी वापस आया था। इसने घड़ी में टाइम देखा था। रात का 1 बज रहा था। गांव में इतनी देर तक भला कौन लोग कब जागते थे, लेकिन आजकल सब बड़ों के लंदन जाने की वजह से घर में खासा सुकून था। और शाबी भी वो तो उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हुई थी। वो सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ा। नल को रोशनी पूरे कमरे को अपने शहर में जुड़ रही थी। सामने ही बेड पर रुखसार गर्दन तक चादर ओढ़े सो रही थी। इसने गहरी निगाह सोई रुखसार पर डाली। अलमारी में टंगा अपना आरामदायक लिबास निकालकर बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वो बाहर निकला। रुखसार गहरी नींद सो रही थी। रुखसार, अकरम ने इसे आवाज़ दी। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और सो गई? उसने रुखसार की नींद से भरी आंखों में खफी से झांका। आप आ गए? रुखसार ने दीवार पर नस्ब घड़ी पर नजर डाली। जी जनाब, माँ बदौलत आ गए। अब उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकराम ने हाथ पकड़ के इसे बिठाया। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। रुखसार को अचानक इसके भूख का एहसास हुआ। बेगम साहब, फिक्र छोड़ो, ये देखो। अकरम ने साइड में इसमें से लिफाफा उठाकर इसके हाथ में थमाया। ये क्या है? रुखसार ने लिफाफा को लपेट कर देखा। खोल कर देखो, इकराम ने प्यार से कहा। रुखसार ने लिफाफे की सैल खोली। अंदर से 2 प्लेन के टिकट निकालकर इसकी झोली में आके रहे। स्विट्जरलैंड? वो हैरत से टिकट्स को देख रही थी। जी जनाब, अब उठो, कल दोपहर की फ़्लाइट है। सारी पैकिंग करनी है। हम पूरा 1 माह माह अपना हनीमून मनाएंगे। अकरम मुस्कुराया, लेकिन फूफो, इन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। रुखसार ने खदशा ज़ाहिर किया। अम्मी को बता कौन रहा है? अकरम ने जल्दी से कहा। मगर रुखसार ने कुछ कहना चाहा। रुखसार, अम्मी की वजह से मैं तुम्हें आज तक कहीं बाहर लेकर नहीं जा सका, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आती हम भी खुलकर एंजॉय करेंगे। वो इसके हाथ थामते हुए बोला। ओह, और शाह बीबी? रुखसार ने सर उठाया। शाह बीबी को सब पता है, बल्कि उन्होंने ही आइडिया दिया था। मैंने इधर तुम्हारे लिए गायनाकोलॉजिस्ट से भी अपॉइंटमेंट ले लिया। बस अब तुम हनीमून पर चलने की तैयारी करो। इसने हकमी अंदाज में अपनाया। अल्लाह अल्लाह, शादी के 4 साल बाद हनीमून कितना अजीब लगता है। रुखसार शर्मिंदगी से बोली। अकराम ने गौर से नाजुक से रुखसार को देखा, जो आज भी इसके दिल की धड़कन धड़का देती थी। खूबसूरती, मासूमियत और सादा तबीयत की रुखसार। अगली दोपहर वो दोनों शाह बीबी की दुआओं के साए में एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। स्विट्जरलैंड पहुंच के अकराम ने रुखसार की बात शहरयार से करवाई। इसका ये पूरा ट्रिप प्लान था, बस फरजाना को ही बेखबर रखा गया था। वो दोनों हफ्ते एक बार मुश्किल फरजाना से बात करते, अलबत्ता शाह बीबी को रोज़ ही फ़ोन करके ढेरों बातें की जाती थी। वो सवेरा को अपने साथ शॉपिंग पे ले आया था। अपनी पसंद से शॉपिंग करवाई। वो नहीं चाहता था कि सवेरा को किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो। सुनिए, सवेरा एक शॉप से निकल के उसे पुकार बैठी। सुनाइए, क्या सुनाना है? शहरयार ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं थक गई हूँ, अब बस करे ना। इधर घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे। वो थके हुए लहजे में बोली। अच्छा चलो। वो उसे लेकर गाड़ी में आओ। अब इसका रुख शहर के एक मशहूर 5 स्टार होटल की तरफ था। आओ। वो गाड़ी की चाबी पार्किंग बॉय को पकड़ाकर सवेरा का दरवाज़ा खोलते हाथ बढ़ाकर बोला। सवेरा ने बिना झपके अपना हाथ इसकी चौड़ी शफाफ फैली हुई हथेली पे रखा और उसके साथ इस पर शेफा होटल के अंदर चली आई। काउंटर से चाबी लेकर वो सवेरा को वीआईपी स्वीट रूम में ले आया। हम इधर क्यों आए? घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। पप्पो बुरा मान जाएंगी। इसे फरजाना पप्पो की नाराज़गी का खौफ घेरे हुआ था। स्वीट हार्ट इत्मीनान से फ़ोन पर खाना ऑर्डर करके इसके साथ मुतवज्जा हुआ। तुमसे कहा था ना, घर को छोड़ो और अपने घर वाले की फ़िक्र करो। आज रात हम इधर ही रुकेंगे, घर कल शाम में वापस जाएंगे। वो चलता हुआ इसके पास आया। कसम से मेरे कोट में पूरी जोकर लग रही हो। इसका तनफीती निगाहों से जायज़ा लेते हुए बोला। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? पता है क्लास में भी सब हंस रहे थे। वो हैरान सी हुई। तो जाना, तुम कोट उतार देती? वो सरसरी अंदाज में उसका स्कार्फ को उतारते हुए बोला। ऐसे कैसे उतार देती? आपने तो पहनाया था आपकी इजाज़त के बिना। मैं कैसे? वो बोलते बोलते रुकी। लड़की, इतनी फ़र्मादारी भी मत दिखाओ कि मैं दीवाना हो जाऊँ। शहरयार ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। कमरे के माहौल में फसूसा छाया हुआ था। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, रूम सर्विस बाहर से आवाज़ आई। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो लो, मैं डोर खोलता हूँ। नरमी से सवेरा को अपने से अलग करके दरवाजे की जानिब बढ़ा। खाना सर्व करके वेटर जा चुके थे। अभी वो सवेरा के साथ ही बैठा था कि इसका फ़ोन बज उठा। यस, ओके, वेट 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। एना प्राइवेट डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर नीचे लॉबी में आ चुके थे। वो फ़ोन रखकर सवेरा को खाने का इशारा करके खुद भी अपनी प्लेट में फ्राई फिश डालकर मसरूफ़ हो गया। मिसेस, तुम रेस्ट करो, मैं 1 घंटे में एक मीटिंग बुक करा कर आता हूँ। खाने से फारिग होकर उसे गाल थपथपाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे प्राइवेट कैबिन में एना ने मीटिंग अरेंज की थी। शहरयार के लॉबी में आते हुए सब को लेकर कैबिन में आ गई थी। तारुफ के बाद पुलिस ऑफिसर ने बात शुरू की।
मिसेस शेरियर अब तक की तहकीकात और लाइफ डेक्टर टेस्ट से ये कंफर्म है कि डॉक्टर एंड्रू मिसेस शेरिया के मामले में झूठ नहीं बोल रहा। उन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ऑफिसर पहले प्लीज़ मेरी वाइफ को इससे लिंक मत करो और ये पता करें कि इतनी वजह से मेरी मिसेस का नाम क्यों ले रहा है। शेरिया संजीदगी से बोला, मिस्टर शेरिया क्या हम आपकी वाइफ से ज़ाहिर में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? डैनल प्राइवेट डिटेक्टिव ने पूछा। नहीं, मैं अपनी वाइफ़ पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ और इसे इस सब में शामिल नहीं करना चाहता। वो दो टोक लहजे में बोला, वेल सर, क्या आप हमें अपनी वाइफ़ का फ़ोन दे सकते हैं? हम इसका रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं, वहीं से ये मामला हल हो सकता है। ऑफ़िसर ने कहा, इसका फ़ोन तो फार्म हाउस में कहीं गिर गया था और अभी जो फ़ोन है वो बिल्कुल नया है, इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। शहरयार ने जवाब दिया, बॉस मेरे पास पुराने फ़ोन का सिम और सारा परचेज़िंग रिकॉर्ड है, अगर इससे काम चल जाए। ऐना ने बीच में दखल दिया, आपके पास ये डिटेल कहाँ से आई? ऑफ़िसर ने ऐना को मशकूर नज़रों से देखा। वो फ़ोन सर के कहने पे मैंने ही खरीदा था। इसकी सारी रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई थी, ऐना ने जवाब दिया। ठीक है मिस ऐना, आप फ़ोन की सारी डिटेल, परचेज़िंग डॉक्यूमेंट सब मुझे दे दें, मैं सारा रिकॉर्ड निकलवाता हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव ने बात समेटी, आप मेरे साथ अभी ऑफ़िस चलें, मैं सारा रिकॉर्ड आपको देती हूँ। ऐना ने ऑफ़र की, सर आपको हम बस 2 दिन में सारी तफ़सील बता देंगे। ऑफ़िसर भी हाथ मिलाते उठ खड़ा हुआ। एक बार पूरे दिन गुज़ार कर वो सवेरा को लेकर घर पहुँचा तो लॉन्च में महफ़िल जमी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, सवेरा ने सबको सलाम किया। भई ये अच्छा रवाज है, मेहमानों को घर बुलाकर मेज़बान रात-रात भर गायब हो जाते हैं। फरज़ाना बेगम ने सवेरा को घूरते हुए कहा, आप आपको बताया तो था एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, वो मुझसे पूछकर शहर से बाहर गया था। सलीम साहब ने सवेरा के सर पर हाथ फेरते हुए टोका। सवेरा अंदर जाने का इशारा किया। वैसे वो एक बात है, जब से ये लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल है, मेरा कोई भी काम रुकता नहीं है। इसके साथ मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। शहरयार ने इनके पास बैठते हुए कहा, छोड़ो मियाँ इस लकी शक्की को, मुझे तो ये बताओ इस नंगी-पुंगी बेहया लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? फरज़ाना ने इसे कड़े से हाथों लिया। ये आप किसकी बात कर रही हैं? शहरयार संजीदा हुआ। आप मुझे बात करने दीजिए। सलीम साहब ने शाइस्तगी से इन्हें टोका। शुरू बेटा, उन्होंने इसे उर्वा के आने की सारी तफ़सील बतानी शुरू की। तुम इतने अरसे से घर छोड़कर सबसे अलग रहे, अगर तुमने इस बच्ची से कोई कमिटमेंट या वादा किया था तो बेहतर है इसे पूरा करो। उन्होंने संजीदगी से बात ख़त्म करते हुए कहा, वापस आए, आपको मुझ पर अपने खून पर भरोसा नहीं है? शहरयार ने सवाल किया। भरोसा है बेटा, पर मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम उर्वा की वजह से सवेरा को अपनाने से इनकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पूछा, वापस आई, वो झूठ बोली, अगर मुझे अव्वा को अपनाना होता तो उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। सवेरा आप सबका फैसला थी, जैसे मेरे सर पर थोपा गया था, लेकिन अगर मैं चाहता तो। बोलते-बोलते इसके ना दरवाज़े पर चाय की ट्रे लिए सवेरा पे पड़ी, जैसे स्पीड पर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसकी बातें सुन रही थी। इससे नज़र मिलते हुए तेज़ी से अंदर आया और ट्रे लॉन दरमियान में रखकर बिना रुके वापस चली गई। शेरू, मुझे तो तुम तो ये बताओ, अगर तुम इतने ही सच्चे तो फिर इसको अपने घर की चाबी क्यों दी हुई थी? बोलो, जवाब दो। अरे मियाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं सवेरा मनुष्य के ऊपर सौतन नहीं आने दूँगी। लो भला, बीवी बगल में और वो चूहिया अलग से दिल बहला जा रहा है। फरज़ाना बेगम ने इसे ठीक-ठाक लताड़ा। आप सब बेफ़िक्र रहें, उर्वा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा, यकीन कर सकते हैं तो कर लें। वो अक्खड़ अंदाज़ में बोलते हुए उठ खड़ा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा सबको सलाम करके खामोशी से किचन में आ गई थी। इसका इरादा चाय बनाने का था। सबके लिए चाय बनाकर से ट्रे सेट की और अंदर लॉन्च की चौखट पर पहुंची थी कि शहरयार की सद आवाज़ इसके कानों से टकराई। सवेरा, आप सबका फैसला तेजी से मेरे सर पे थोपा गया था, लेकिन अगर मैं चाहता तो। इतनी बेवक़्ती, इतनी बेइज़्ज़ती, वो लड़ज़ा कर रह गई। उसने नज़र उठाकर साइंटिस्ट को देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और चाय की ट्रे रखकर खामोशी से अपने कमरे में वापस आकर टेरेस पर आकर सर झुकाकर बैठ गई। इसका दिल भर-भर आने लगा। सवेरा, सवेरा, इधर किधर घूमूँ मैं? कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ, मजाल है जो जवाब मिलाओ। शेरिया की आवाज़, वो बुनाई हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। आप वो उसे देखकर कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई। क्या बात है, इतने गौर फ़िक्र से क्या सोच रही थी? वो पूरी तवज्जो से इसकी तरफ मुतवज्जह था। कुछ नहीं, वो धीमे लहजे में बोलती अंदर कमरे की तरफ बढ़ी थी कि शेरियार ने इसकी कलाई को पकड़ कर रोका। इतनी बेखबर क्यों बैठी हो? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़। न हाथ की चमक शेरियार की ग्रिप बहुत मज़बूत थी। सुनो लड़की, मुझे रूठी हुई नाराज़ लड़की को मनाने का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम आधी अधूरी बात सुनकर हर्ट हुई हो। इसने इसी तरह इसका एक हाथ से दूसरे बाजू से इसकी शानों को फैलाया, उसे अपने साथ में लेकर कमरे के अंदर आया और बेड पर बिठाकर खुद भी इसके बराबर आराम से बैठ गया।
मेरी तरफ देखो सवेरा, इसने सवेरा के झुके चेहरे को उँगली से उठाया। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बार-बार मोहब्बत का इज़हार और इश्क में जीने मरने की जैसी फ़िज़ूल गुफ्तगू नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी और रहोगे, तुम मेरी ज़िंदगी की एक जीती जागती हकीकत हो। माज़ी में जो भी हुआ वो गुज़र चुका, अब तुम मेरा हाल हो और हमें अपना मुस्तकबिल मिलकर बनाना है। इस रिश्ते में सबसे अहम आपस में एतमाद होता है। मैं तुम पर भरपूर एतमाद करता हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। इसने सवेरा की आँखों से झलकते आँसू को बड़ी तवज्जो से अपनी उँगलियों की पोरों में समेटा। अब भी नाराज़ हो, उसने इसकी आँखों में झाँकते हुए पूछा। नहीं, सवेरा ने नफ़ी में सर हिलाया। घुटकर क्या आप वो ज़िद की, क्या आप वाक़ई उर्वा जी शादी करना चाहते थे या वहशत लड़की खुराए जब अकल बाँट रहा था? इस वक़्त तुम क्या घास खाने गई हुई थी? शेरयान ने उसे घूरा। सुबह सवेरे-सवेरा जब हिस्बी मामूल यूनिवर्सिटी जाने से पहले सबके लिए तेज़ी से नाश्ता बना रही थी। रोज़ यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता वो खुद बनाती थी। बाद में सूज़न घर का चार्ज सँभाल लेती थी। शाम में शेरयान इसे पिक करते हुए घर आता तो सब मिलकर चाय पीने के बाद कभी वॉक तो कभी कोई पार्क वगैरह के लिए निकल जाते थे। दिन गुज़र रहे थे। फरज़ाना पप्पो को सवेरा का यूनिवर्सिटी जाना एक आँख ना पाता था, लेकिन शेरयान के आगे वो मजबूर हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, शेरिया ने जॉगिंग से वापस आकर इस बार आदत अपना जूसा अखबार उठाया। सुनिए, सवेरा ने इसे मुखातिब किया। जी मिसेस फरमाइए। वो अखबार पलटते हुए बोला, आप अपना फ़ोन घर भूल गए थे। इस पर बार बार ऐना की कॉल आती है, आप प्लीज़ इसे कॉल बैक कर लें। वो इसका फ़ोन उठाकर पास गए। इतनी सुबह ऐना ने कॉल की थी। वो फ़ोन पर कॉल लॉक में सुबह के 5:30 बजे का वक्त देखते हुए बड़बड़ाया। उसका नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस, ऐना की संजीदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी। गुड मॉर्निंग ऐना, तुमने इतनी सुबह कॉल की, सब खैरियत तो है? शेहरयार ने सवाल किया। बॉस, वो डिटेक्टिव ने केस ऑफ कर लिया। वो आपसे सुबह 7 बजे मिलना चाहता था कि जल्द से जल्द अरेस्ट वारंट इशू हो सके। वो भी संजीदा था। ओके ऐना, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम वो तो उसे बुला लो। शेहरयार ने फ़ोन रखा। सवेरा इसने किचन में मसरूफ़ सवेरा को पुकारा। जी, वो नैपकिन से हाथ साफ़ करते हुए उसके पास आई। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, मुझे अभी निकलना होगा। मैं ड्राइवर भेज दूँगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा। इसने हिदायत दी। जी ठीक है। वो ताबड़तोड़ी से सर हिलाते हुए वापस पलट गई। ये चेक करें मिस्टर शेरियार, डायरेक्टर ने एक फ़ाइल शेरियार की तरफ बढ़ाई। क्या आपके इल्म में है कि मिसेस शेरियार का फ़ेसबुक अकाउंट था? पुलिस ऑफ़िसर ने सवाल किया। नहीं, वो सोशल मीडिया पे आने वाली लड़की नहीं है। शेरियार फ़ाइल को बग़ौर देखते हुए बोला, मैं ऑफ़िस अगर आप गौर करें तो जिस तारीख को मिसेस शेरियार का फ़ोन खरीदा गया था, इसी तारीख को ये बुक अकाउंट दोपहर के वक़्त इसी फ़ोन पर बनाया गया था। डिटेक्टिव ने संजीदगी से कहा। और इस अकाउंट से रात-रात भर डॉक्टर एंड्रू से जज़्बात भड़काने वाली बातें हुई हैं जो फ़ाइल में मौजूद हैं। ऑफ़िसर ने कहा, ऑफ़िसर, मैंने ये फ़ोन परचेज़िंग 1 हफ़्ते बाद अपनी वाइफ़ को दिया था और अगर पहले भी दिया होता तब भी वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है अपने हस्बैंड को आई लव बोलने से शर्माती है, वो किसी से भी इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती है? शहरयार बुला के सर्द लहजे में बोला, टेक इट ईज़ी मिस्टर शहरयार, एक अहम ट्रेंड अभी बाकी है, ऑफ़िसर ने बताया। मिसेस शेरिया, इस फेसबुक अकाउंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन एक दूसरी डिवाइस को शो करती है, यानी इस अकाउंट को किसी और फ़ोन नंबर से बड़ी महारत से इस्तेमाल किया जाता रहा है। डिटेक्टिव ने एक पर्चा शेरियार की तरफ बढ़ाया कि आप इस नंबर को पहचानते हैं? इससे सवाल किया। शेरियार ने इस नंबर को बगौर देखा। इसके माथे की रगें तन गई थी, आंखों में सर्द मेहरी उतर आई थी। मिस्टर शेरिया, क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस उर्वा का फ़ोन नंबर है? आप कंफर्म करें। आपके ऑफिसर ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और बस दोस्त थी और ये नंबर इसी का है। शेरिया ने पर्चा वापस डिटेक्टिव की तरफ बढ़ाया। मिस्टर शेरिया, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाना, गलत बात नाम रखना एक सीरियस क्राइम माना जाता है। अब तो गवर्नमेंट बाकायदा ऐसे इदारे मौजूद हैं जो दुनिया भर के अकाउंट की तफसीलात रखते हैं और ये कोई गैर अहम वाक़या नहीं है। ये एक सीरियस साइबर क्राइम है। किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुराना, जुर्म की सज़ा 5 साल कैद बमुशक्कत। हमें बस आपसे एक नंबर कन्फर्म करवाना था। अभी सुबह के 9 बजते ही मिसेस के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाएंगे। ऑफिस खड़ा होते हुए बोला। शेरिया ने इस बात में सर हिलाते दोनों से मुसाफा किया और उनके जाते ही वो ऐना की तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐना, मुझे जिस दिन ये फ़ोन मेरे ऑफिस में लाया गया था, इस दिन की सीसीटीवी फुटेज अभी चाहिए। ओके बॉस। ऐना सर हिलाते हुए ऑफिस के सिक्योरिटी रूम की तरफ रवाना हो गई। 10 मिनट बाद ऐना सिक्योरिटी कैमरे से सीटी ब्रांड करके ले आई थी। अब शेरिया के लैपटॉप पर सीटी चल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद उर्वा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वेटर्स के सोफे पर बैठकर वैक्सीन देखने लगी। कुछ ही मिनट बाद ऐना अंदर दाखिल हुई और सुबह से कुछ बात करके बाहर चली गई।
ऐना के बाहर जाते ही उर्वा ने मैगज़ीन बंद करके मेज़ पे रखा और चलती चलती भी से शहरयार की सीट पर आकर बैठ गई। कुछ चीज़ों को इधर-उधर करने के बाद इसने चारों तरफ देखते हुए मेज़ के कोने पर रखा नया सेल फ़ोन चेक पैक उठाया और उसे खोलकर कुछ काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वो फ़ोन वापस पैक करके ही रखा था कि शहरयार अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आया। बॉस इस सब से ज़ाहिर है कि ये सारी हरकत उर्वा मैम ने मिस सर्वा को सवेरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए की थी। ऐना ने वीडियो बंद होते हुए कहा। ऐना के जाते ही शेरिया ने जॉनसन को फ़ोन मिला के सारी तफ़सील बयान की। जॉनसन उर्वा को इसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, वरना मैं इसे ज़िंदा ज़मीन पर इस ज़लील औरत को ज़िंदा ज़मीन पे गाड़ देता। शेरियार घर्राया, शेरी यार जज़्बाती मत बनो यार, मैं इस उर्वा को हैंडल कर लूँगा। जॉनसन ने इसके गुस्से को नोट किया। जज़्बात एहसास से बनते हैं। इस वक़्त मेरी ज़हनी कंडीशन इस कदर मुश्किल हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि सारी दुनिया को आग लगा दूँ। मेरी वजह से, सिर्फ़ मेरी वजह से सवेरा को इस घटिया आदमी को झेलना पड़ा और वह इस जैसी घटिया नीच बातें सवेरा के नाम से की हैं। ज़रा सोचो, वो तो इस सब में मेरी सवेरा को तस्वुर करता होगा। शेरिया की सुर्ख आँखों में जैसे आग दहक रही थी। शहरी मैं अभी उर्वा की तरफ जा रहा हूँ, पुलिस के पहुँचने से पहले ही मैं उधर हूँगा और बेफ़िक्र रहो, इसे मुनाफ़िक़त की सख्त से सज़ा मिलेगी। जॉनसन ने उसे तसल्ली दी। नहीं, तुम वकील के पास जाओ, पुलिस के साथ इधर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। शेखर तेज़ी रफ़्तारी से गाड़ी दौड़ाते उर्वा के घर पहुँचा। सुबह के 8:30 बज रहे थे। इसने गेट पर पहुँचकर उर्वा को कॉल करनी शुरू की। हेलो, उर्वा की नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी। उर्वा, इट्स मी शेरियार। शेरी इतनी सुबह वो हैरान हुई। इट्स अर्जेंट, तुम अपने गेट पर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। शेरिया ने तेज़ी से कहकर फ़ोन रखा और गाड़ी से उतरकर सनग्लासेस सर पर टिकाकर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला। पिंक नाइट पजामा शर्ट में बिखरे बालों के साथ उर्वा इसे अंदर आने का इशारा करती हुई नज़र आई। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, वक्त कम है, इसलिए ये अंदर बाहर के तकल्लुफ़ात छोड़ो और मेरी बात सुनो। वो इसे बखौर देखता हुआ बोला, जब दो दोस्त मिलते हैं तो चाय के कप थाम कर बात करते हैं, आओ अंदर चलो। वो था लापरवाही से कहकर पलटी। क्या तुम दोस्त कहलाने के काबिल हो? शेरियार ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। तुम कहना क्या चाहते हो? उर्वा टिटकी। उर्वा, तुम क्या हो? एक फ़रेब, दिखावा, चालबाज़ी का दूसरा नाम। आखिर क्या हो तुम? जवाब दो। आखिर सवेरा के साथ तुमने इतनी घटिया शर्मनाक हरकत क्यों की? ओह! वो पूरी तरह चौंकी। तो तुम्हें पता चल ही गया, लेकिन शेरी, ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खातिर किया है। शेरी डार्लिंग, वो देसी ओल्ड फैशन लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं है। वो उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, शट अप, शट योर माउथ। इसने एक झटके से अरवा को खुद से दूर किया। फॉर गॉड सेक शेरी, मेरी जज़्बात को समझो। वो सिसक उठी। अपनी इस घटिया शर्मनाक हरकत को मुझसे मंसूब करने का सोचना भी मत। तो मैं पहले दिन से बता चुका हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब अगर ज़िंदगी में कभी भी अपनी नापाक ज़बान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। शेरिया के खतरनाक तेवर देखा और वह दहल गई थी। सवेरा मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त, मेरा जुनून है। इसके सिवा मेरी लाइफ़ में किसी दूसरी औरत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। वो फनकारा। इससे पहले वो अपने आप को सँभाल कर ऐसे जवाब देती, पूरा इलाका पुलिस सायरन से गूंज उठा। जॉनसन पुलिस को लेकर आ गया था। गुड बाय फॉर एवर मिस अरवा। वो तख्त लहजे में कहता वो पलटकर अपनी गाड़ी में बैठा और कार रिवर्स करते हुए गली से दूर निकलता चला गया। आज उर्वा नाम का कांटा इसने अपनी और सवेरा की ज़िंदगी से ढूँढ निकाल कर फेंक दिया था। वो लोग 1 माह से ज़्यादा अरसा गुज़ार चुके थे। शेरिया ने अच्छा खासा वक़्त दिया था। हर वीकेंड पर वो उन्हें घुमाने बाहर ले जाता था। सवेरा भी यूनिवर्सिटी वापसी उन्हें पूरा टाइम दे रही थी। माँ जी के रवैये के बरस अब फरज़ाना बेगम ने शेरिया को खुशबाश हँसता-बसता देखा। थोड़ी तब्दीली आ गई थी, लेकिन इनकी ज़बान अब भी वही थी, जिससे सवेरा ने समझौता कर लिया था कि इंसान की फ़ितरत बदलना मुमकिन नहीं होता। शाम में वो अपने कमरे में थी जब अकराम भा का फ़ोन आ गया। हेलो, आ गई अम्मा की याद? उन्होंने फ़ोन उठाते इसकी खिंचाई की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? अकराम ने इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए खुशदिली से बोला, मेरी छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन से किधर गायब थे? अब कैसे ज़हमत कर ली फ़ोन करने की? वो इस बेअदब तंज़िया अंदाज़ में बोली। आप वापस कब आ रही हो? वो भी आराम से पूछने लगा। फ़िलहाल मेरे वापस आने का कोई इरादा नहीं, अभी 2-3 माह मज़ीद रहूँगी, इसके बाद अगर दिल चाहा तो वापसी का सोचूँगी। उन्होंने इसे अपना प्रोग्राम सुनाया। अम्मी, 2 माह होने वाले हैं, आप लोगों को इधर डेरा डाले, अब वापस आ जाएँ। वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो पुरजोश हुआ। अब तो मेरा जब आज़मा रहे हो। अरसा हो गया, अच्छी खबरें तो लगता है ज़िंदगी से रूठ सी गई, उदास हुई। अम्मी, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वो माँ के लहजे की उदासी महसूस करके फ़ौरन बोला, अल्लाह, क्या कह रहे हो? वो चौंक कर खड़ी हो गई। सच कह रहा हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे अल्लाह, इतनी दुआओं के बाद मेरा शाहान आ रहा है। उन्होंने खुशी से झूम कर कहा। शाहान कौन? अकराम उलझा। शाहान मेरा पोता, और कौन? उन्होंने अकराम को तंग कर जवाब दिया। अम्मी, पोता हो या पोती, अल्लाह के हाथ में होता है, आप बस करें,
दुआ करें जो भी हो सेहतमंद साले हो। अकराम ने समझाना समझाना चाहा तो फ़िक्र मत कर, बस अब जल्दी से मेरा शान चाहे चाहे इसे अपनी गोद में खिलाऊँ, सीने से लगाऊँ, तू ही चैन मिलेगा। इकराम अब तो फ़ोन रख, मैं शुक्राना पढ़कर सलीम से कहकर वापसी की टिकट करवाती हूँ। वो फ़ोन रखकर तेज़ी से वज़ू करने चली गई। नमाज़ पढ़कर उन्होंने शरिया के कमरे का रुख किया। इस बेआदत बिना खटखटाए अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा खाली पड़ा था, पर टेरेस का दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो टेरेस के दरवाजे पे बाहर का मंज़र देखकर उनका चेहरा तप उठा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा तौबा, उन्होंने अपने गाल पीटे। शरिया टेरेस में खड़ा बारिश रुक जाया करता जब सवेरा इसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाई। अंदर आ जाएँ, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। शरिया इसने दरवाजे पे खड़े होकर शरिया को पुकारा, कॉफ़ी इधर ही ले आओ, साथ मिलकर पीते हैं। शरिया ने निकली निकली सवेरा को देखते हुए हुक्म जारी किया। मैं कैसे होती तेज़ बारिश है, वो मौसम के तेवर देखकर घबराई। तुम्हें क्या बारिश से एलर्जी है या फिर तुम बारिश से भी डरती हो? शरिया ने पूछा। प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। वो घबराई। क्या अच्छा नहीं लगता? मैं या बारिश? शरिया ने इसका हाथ पकड़ा, उसे लेकर टेरेस में आओ। तेज़ बारिश की फुहार ने दोनों को मुकम्मल भिगो दिया था। बोलो, क्या अच्छा नहीं लगता? इसने फिर सवाल किया। वो सवेरा हिचकिचाई। वो क्या? शरिया ने इसके चेहरे पर से भीगी लट हटाई। आप समझती क्यों नहीं? वो ज़िद हुई। तो मिसेज़ आप समझाती क्यों नहीं? उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके इसे अपने सामने लेते हुए बोला। अभी भी डर रही हो? उसने सरगोशी की। मैं बारिश से नहीं डरती, लेकिन लेकिन आपके साथ यूँ भीगना। वो चुप हो गई। यूँ मेरे साथ क्या? शरिया ने उसके चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा। मुझे शर्म आती है। सवेरा ने तेज़ी से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। इससे पहले शरिया इसकी शर्मीली अदा पे इंतज़ार होता। क्या हो रहा है यहाँ? फूफो की पाटदार आवाज़ गूंजी। सवेरा तेज़ी से शरिया से अलग हुई और टेरेस के दरवाजे में जमकर खड़ी फूफो को देखती हुई अंदर भाग गई। आइए फूफो, लंदन की बारिश एंजॉय करें। शरिया ने हाथ बढ़ाया। बारिश रहने दो, दुनियाई शहर तो जब देखो निगुड़ों मारा फेंकता ही रहता। तुम ये बताओ आखिर ये चल क्या रहा है? उन्होंने शहरयार को घूरा। मैं आपकी बात नहीं समझा नहीं। खैर, आप इतने भी नन्हे भी नहीं हो कि बात ना समझो। अरे क्या पूरे घर में तुम्हें जगह नहीं मिलती? जो कभी पहुँचे-खाने में तो कभी छज्जे पे टंगे मिलते हो। छज्जे फूफो, ये टेरेस है। शहरयार ने तहज़्ज़ुब की। मियाँ आपको शर्म लिहाज़ सीख लो। बीवी को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। और देखो भला, आप जानकर वो लड़की बारिश में भीगी होगी, बीमार पड़ जाए और हमारी मेहमानदारी ना करनी पड़े। फूफो दूध की कौड़ी लाई। पर ऐसी बात नहीं है, आपका आना तो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। अरे छोड़ो, मुझे सब मालूम है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरा आना पसंद नहीं आया है। लेकिन मैं साफ़ कह देती हूँ, तुम्हें अच्छे लगे या ना लगे, मैं तो बुरी-भली बात पे रोक-टोक करूँगी। आज मैं तुम्हारी खैर-ख्वाह हूँ। उन्होंने कहा, काश आप मेरी इतनी खैर-ख्वाह ना होती। वो बारिश की बूँदें अपने चेहरे से साफ़ करते बड़बड़ाया। क्या कहा? उन्होंने मशकूर नज़रों से उसे घूरा। कुछ नहीं फूफा, आइए आपको अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। अंदर की तरफ बढ़ा। बस बस, मुझे नहीं पीना काले रंग का ज़हर। तुम जल्दी से लिबास बदलो, कहीं ठंड ना लग जाए। मैं तब तक तुम्हारे लिए यख़्नी बनवाती हूँ। वो इसे हिदायत देती हुई बाहर निकल गईं। जुम्मे की शाम सलीम साहब, ज़ाहिदा बेगम, फरज़ाना को बस अब एयरपोर्ट पे खड़े थे। फ़्लाइट में थोड़ी देर बाकी थी। "शोरू बेटा, अब तुम और सवेरा जल्दी से पाकिस्तान का चक्कर लगाना है," ज़ाहिदा बेगम ने हिदायत की। "जी अम्मी, बस सवेरा की छुट्टी में कोई प्रोग्राम बनाएँगे," वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोला। "शोरू, सवेरा, शाहीन की शब पैदाइश पे तुम दोनों लैला मजनू को हवेली में होना चाहिए बस।" फरज़ाना ने हक्मी अंदाज़ में बात की। "जी फूफो," सवेरा ने धीमी आवाज़ में कहा। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। सबसे मिलाकर सलीम साहब, ज़ाहिदा बेगम और फरज़ाना बेगम अपनी-अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। फरज़ाना आँखें बंद किए बैठी हुई थी। सवेरा खुश थी और सवेरा की ज़िंदगी में खुशियाँ, अरे! ये सब बदल गया था। वो जो मायूस हो चुकी थी, अब दादी बनने वाली थी। सलीम, इनके भाई की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और अब से बढ़कर शाओ इनका लाडला कामयाबी समेट रहा था। छोटे भैया, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन अब से मैं तुम्हारी गुड़िया बेटी का ख़्याल रखूँगी। इनकी पलकों से एक आँसू गिरा। वो दोनों प्लेन के उड़ने तक एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। मिसेस अब चलें? शहरयार ने जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए गोया हुआ। जी चलिए, सवेरा उदासी से बोली। इतनी उदास क्यों हो? उसने गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए सवाल किया। सब चले गए, अब घर कितना खाली-खाली लगेगा, वो भीगी आवाज़ में बोली। ये बताओ, तुम्हारे फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने में कितना वक़्त बाकी है? शहरयार ने उल्टा सवाल किया। 7 माह। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हैरान हुई। मिसेस शहरयार, ठीक 7 वक़्त हम अपने हनीमून पर निकलेंगे और चूँकि अभी 4 साल तुमने दिल लगाकर पढ़ना है, तो हर साल हम तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद हनीमून मनाएँगे। वो संजीदगी से अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए गाड़ी चला रहा था। ये आप किधर जा रहे हैं? वो गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखकर बोली। फार्म हाउस। इसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। लेकिन क्यों? अभी घर जाकर असाइनमेंट बनाना था। वो बौखलाई। अब मुझे खामोशी से ड्राइव करने दो। इसने ठूका। फार्म हाउस पहुँचकर शहरयार ने गाड़ी अंदर पार्क की और सवेरा को साथ आने का इशारा करके अंदर बढ़ गया।
शाम ढलने लगी थी, वो बागीचे में बारबेक्यू कर रहा था। सवेरा उसके साथ खड़ी थी, दोनों ने मिलकर डिनर साथ किया। फिर उसका हाथ पकड़कर वहीं दरख्त के नीचे से साथ लेकर बैठ गया। सवेरा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मियाँ बीवी अगर हम उम्र हो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार गुजरती है। लेकिन मैं गलत था। मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र का फ़र्क का कोई मायने नहीं रखता। असल चीज़ एक दूसरे को समझना, एतमाद करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना का ख़्याल रखना होता है। वो इसके दोनों हाथ थामे संजीदगी से बोल रहा था। तो मेरी जान से अज़ीज़ से अज़ीज़ चाचू की बेटी हो, मुझे बहुत अज़ीज़ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने से बड़ी उम्र के मर्द के साथ ज़िंदगी गुज़ारो। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाए, इसलिए मैंने खुद को सख्त कर लिया था। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी मासूमियत मुझे डिस्टर्ब करने लगी थी। फिर इस रात जब तुम चाचू की तस्वीर अपने सीने से लगाए, नींद में जब मुझसे शिकवा कर रही थी, तो मुझे समझ आ गई कि इस रिश्ते ने हम दोनों को बाँध दिया। तो तुम भी मुझे चाहने लगी हो, इसलिए मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। तुम्हारे मामले में मेरा दिल मेरे मुकाबिल डट गया था। तुम मेरी इज़्ज़त की, मेरी मोहब्बतों की, मेरी शिद्दतों की अमीन हो। वो हैरान सी शहरयार को यकटा के बिना पलके झपकाए देख रही थी। शहरयार के चेहरे पर जज़्बे अपने रंग दिखा रहे थे। सुनो, अब तो कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसने सवेरा की घनी पलकों को छूते हुए इसे अपने बाजू से घेरे में लिया तो चौंकी। सवेरा ने एक नज़र शरिया की बोलती हुई आंखों में देखा। कहना ज़रूरी है क्या? वो झिपकर धीमी आवाज़ में बोली। खुदा को मानो, मुझसे शरिया शराफत से ज़ाहिर मोहब्बत कर लो, वरना। शरिया ने से घूरा। सवेरा ने सर पड़ते चेहरे को झुकाकर तेज़ी से शरिया को धक्का दिया और अंदर भाग गई। वो मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ते हुए उठा। जो भी था सवेरे की शीशे मुहैया ने इतना असीर किया था। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने सवेरा बेड पे बैठी अपने सांसों को हमवार करने में लगी थी। वो दिलचस्प नज़रों से उसे देखता हुआ खंगालते हुए आगे बढ़ा। आप वो सवेरा लड़खड़ाते हुए बोली। हाँ, मैं उसकी आंखों में झाँकते हुए बोला और अपनी जेब से चेन और अंगूठी निकाली। सुनो लड़की, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है जो इस दिन तुमने उतारी थी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? वो चैन इसके गले में पहनाकर हाथ पकड़ते अंगूठी पहनाते हुए बोला। वो, मुझे आपसे कुछ कहना था। सवेरा ने नज़र झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा। हाँ तो कहो ना, मैं कब से बेकरार हूँ इन अल्फाज को सुनने के लिए। वो हमतन गोश हुआ। वो सवेरा आंखें मसलती हुई उसके पास आई। स्वीट हार्ट, वो आगे भी बढ़ो। मेरा नाम सुनो लड़की ने, आप मुझे सवेरा कहा करें। वो तेज़ी से आंखें मीच कर बोली। शेरिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने सामने लेते हुए चुप कर एक इस्ताक भरी मोहर उसकी पेशानी पर सबत की। मिसेस शेरिया, तुम मिसेस शेरियार हो जाना। वो झुककर इसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था। मोहब्बत की चांदी दोनों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हवाएं गुनगुना रही थी। खुशियों मोहब्बत से भरा जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। वो हम सफ़र था मगर औरों से मुनफरिद था बहुत। वो शरीक सफ़र था मगर इसकी शराकत ज़माने में बेनज़ीर थी बहुत। वो हम सफ़र था मगर इसकी मोहब्बत का अंदाज़ निराला था बहुत। वो अना परस्त था मगर इसकी रफ़ाकत ज़माने से अलग थी बहुत। वो ज़माना साज़ था मगर इसकी शनासाई मुझी तक थी बहुत। वो हम सफ़र था मगर मेरी ज़िंदगी की किताब का अनवान ही तो था। वो हम सफ़र था मगर मेरा मुहाफ़िज़ सफ़र ही तो था। वो मुझे सबकी हसरतों में था मगर इसकी हसरतों की हासिल मैं ही तो थी। वो जो थोड़ा-सा कड़वा था मगर इसकी मिठास मेरे लिए ही तो थी। वो हमसफ़र था मगर सिर्फ़ मुझ तक ही मुख़्तसिस था वो, जिसके दिल की धड़कन मैं ही तो थी। हाँ, वो हमसफ़र था, हाँ, वो हमसफ़र था।